आता है तो हम दौड़ करके पटवारी के पास क्यों जाते हैं भाई? पटवारी वो कागजे खोलता है, कागजे खोल करके वो बताता है कि यहां से तेरी जमीन है, यहां से तेरी जमीन है। हम मान करके आ जाते हैं, हाँ पटवारी साहब ने कहा है, पटवारी साहब ने कहा है ये जमीन यहां से तेरी है या वहां से उसकी है। मतलब हम उसको मालिक मान बैठे हैं जो आदिवासियों को खत्म करने वाली व्यवस्था है, उसको मालिक मान बैठे हैं। अरे हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों की यह व्यवस्था थी, किसी भी दूसरे के पास में हमारी जमीन का हिसाब किताब रखने का जिम्मा नहीं देते थे। हमारे गांव के जो मुखिया लोग थे उनको अच्छी तरह से पता था, जैसे ही हमारे वडील का देहांत हो जाता था वो बंटवारा करके देते थे, यहां से इसकी है, यहां से इसकी है। कहीं किसी कागज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसी के आधार पर आगे पीढ़ी दर पुश्तैनी जमीन चलती रहती थी। लेकिन आज हमारी जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करने लग गए, इससे हमारा मालिकत्व खत्म कहीं ना कहीं हो रहा है। गांव में हम अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। पहले हमारे पूर्वज पुरखों की व्यवस्था थी कि हमारे गांव के लोग गांव में ही बैठ करके कादिरा कर लेते थे, निपटारा कर लेते थे, भांजड़ा कर लेते थे। और आज दौड़ करके थाने में जाते हैं और पुलिस वाले के पास में निवेदन आवेदन देते हैं, एक दूसरे को आरोप लगाने के, झूठा साबित करने के लिए। खाली वैसे ही गाली गलौच हुई, लेकिन वो कहेगा कि मेरी घरवाली के ऊपर भी इसने कपड़े फाड़े, ऐसे 2-3 झूठे आरोप लगा देता है। अब उसके बचाव में सामने वाला फिर 4 से 5 झूठे आरोप फिर जड़ देता है। उधर 2 झूठ थे, इधर 5 झूठ हो गए। उसका कादिरा कौन कर रहा है? बाहर का, जिसको हमारी पूर्वज पुरखों की व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं, उससे न्याय कर रहा है। और वो इधर से भी खींच रहा है, उधर से भी खींच रहा है, खींच के 5 साल 10 साल बाद वापस बोल रहे हैं कि आपके गांव में बैठ करके समझौता करो। दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है, फिर गांव में बैठ जाते हैं, गांव में बैठ करके फैसला करते हैं, वो ले जा करके वहां देते हैं। फिर वो फैसला जो गांव वाला है वही का वही वो सुनाता है। तो मालिक फिर किसको मान लिया हमने? उसको जो हमारे द्वारा न्याय जो निर्णय किया, हमारे पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार जो निर्णय किया, उसको फिर से मालिक मान लिया। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम कहते जरूर हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन मालिक अपने मालिकत्व जो अधिकार है, मालिकाना का जो अधिकार है, वो स्वयं अपने हाथों से दूसरों के हाथों में सौंप रहा है। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अकल लगा करके ये चीजें हमको हमारे हाथ में लेने का वक्त आ चुका है। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज राज करने की बारी आती है तो हमारे अपने लोग राज स्थापित करने के लिए, राज व्यवस्था में जाने के लिए पराइयों की जितनी गुलामी हो सकती उतनी गुलामी करते हैं। थोड़ा सा उनको बोल देते हैं कि आप तो मंडल के अध्यक्ष हो, तो मंडल के अध्यक्ष जैसे ही कह दिया जाता है तो अपने भाई को भी मारना पड़े तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि हमारे अंदर डाली जा रही है। हमने बारी बारी से कभी उस पार्टी का नेता बनाया, कभी उस पार्टी का
बनाया हमारा अपना ही, लेकिन वो गुलाम किसका है, वो किसके इशारे पर हमारे साथ व्यवहार करता है, वो हमने कभी नहीं सोचा। तो ये जो वक्त है ये बात करने का मेरा उद्देश्य है। लाइट का जाना, वैसे जहां पर भी आदिवासी परिवार का कोई वक्ता अच्छा बढ़िया जम करके बोलना स्टार्ट करता है तो आपके यही कोई नई बात नहीं है। पूरे देश के अंदर आप ये चीज देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, लाइटें काटने वाली बीमारी है जो पहले ही व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित कर रखी, उन्होंने ऐसा करने का ही काम किया है, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते हैं। हमारे बीच में इस दौरान मन्नारा जगदीश भाई पांडोर के भाई साहब दिनेश भाई पांडोर जी हमारे बीच में पधारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। साथ में जो भी साथी है वो ऐसा नहीं सोचे हमारा नाम ने, आप तमाम साथियों का खूब खूब हार्दिक स्वागत, जोहार। साथियों, राज्य व्यवस्था की बात चल रही थी कि हमारे लड़ते तो हमारे अपने हैं, लेकिन इशारों पर काम किसके करते हैं वो भी हमको समझनी चाहिए। आज देश आजाद होने के 78 साल बीत गए, फिर भी आज हम यहाँ देख रहे हैं जो हमको बुनियादी सुख सुविधाएं मिलने चाहिए वो अभी तक अवेलेबल हो ही नहीं पा रही है। हमने इस इलाके के अंदर एक अभियान चला था, उस अभियान के दौरान यहाँ पर रुक रुक करके गांव-गांव घूम करके सर्वे भी किया था, बातें भी की थी, पॉकेट मीटिंग्स भी की थी। तो आज भी मुझे याद है कि इस इलाके के में हमने बोला था कि दक्षिणी राजस्थान आने वाले समय में मजदूरों की खान बनेगा, पढ़े लिखे मजदूरों की खान बनेगा, और वो आज मैं देख रहा हूं। हमने उस समय समान बचपन अभियान में ये बातें बोली थी और आज देख रहा हूं। उस समय में हमने बोला था कि 5वीं पास की नीति बंद करो, ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर के ले डूबेगी। शिक्षक को शिक्षक रहने दो, उसको स्कूल में पढ़ाई कराने दो, ये बात हमने उस समय में बोली थी। तो साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर जो शिक्षक पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, भाई खंभे भी पकड़ करके रखे नहीं तो ये भी। आज हम हर स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को दोस्त देते नजर आते हैं, बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे बच्चे को बिगाड़ने के लिए व्यवस्था ऐसी स्थापित कर ली है सरकार ने। सरकार चाहती है कि शिक्षक तो रहे, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं रहे, वो गधों की तरह उनके लिए काम करने वाले रहे। आज किसी को मिड डे मील का प्रभारी बनाया तो उसके पास में मिड डे मील अच्छा बने या ना बने वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मिड डे मील के नाम पर रोज की 2, 3, 4, 5 डाक तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। वो मिड डे मील के नाम पर उसी में उलझा रहता है, और कभी एसडीएम साहब आ भी जाते हैं, कलेक्टर साहब आ भी जाते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आ भी जाते हैं, तो वो पढ़ाई की क्वालिटी नहीं देखते, वो सीधा जाकर के दलिया देखते हैं, गेहूं कहाँ पड़े, चावल कहाँ पड़े, आज क्या बना, उस चीज को चेक करते हैं। आज का समय है हम सबको ये बोलने का कि दलिया, ये दाल बाटी और जबरदस्ती एक और चीज वो दूध, उस दूध के साथ में पता नहीं कौन सा जहर हमारे लोगों को दिया जा रहा वो भी हमको पता नहीं है। बच्चे न चाह रहे हैं, न अभिभावक चाह रहा है, तो भी सरकार जयपुर में बैठी बैठी
बंद कमरों में एक ऐसी योजना बना लेती है कि दूध। एक और चीज अभी आई थी पिछली बार, जर्जर भवन। जर्जर भवन के नाम पर सब तरफ वो टेप जरूर चिपका दी, टेप चिपका करके बच्चों को अंदर नहीं बिठाना ये बात भी बोल दी, लेकिन अभी तक उनकी नींद ये नहीं उड़ रही है कि उन जो हमने किया था उसके लिए भवन बनाया जाए। और अभी नई फफूंद फिर कर दी, पास के विद्यालय में शिफ्टिंग कर दो। अरे ऑलरेडी वहां पर 3 कमरे 4 कमरे वो पहले से ही जर्जर अवस्था में है। इधर जर्जर अवस्था में थे, यहाँ नहीं बैठ पा रहे थे तो वहां कैसे बैठ जाएंगे? वहां तो उनके खुद के फापे पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार को हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को शिक्षा से दूर करने की नीति है। मेरे साथियों, जागो। ज्योतिबा फुले जी 1848 में जो उन्होंने स्कूल स्थापित किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा को महत्व दिया। आज हम सबको ये जयंतियां मना करके सरकारों तक ये संदेश पहुंचाने की, सरकारों के कान को फूंक फूंक करके उनके कान के अंदर जमे हुए मेल को साफ करते हुए ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन की सख्त जरूरत है पूरे दक्षिणी राजस्थान के अंदर। और इस क्वालिटी एजुकेशन को आप जो हमको मिल रहा है उसको भी खत्म करने की कोशिश करो, ये साजिश बंद करो। आप मिड डे मील बनाना चाहते हो हमारे इधर, तो एक मिड डे मील प्रभारी की अलग से भर्ती करो। आप डाक बनवा करके लेना चाहते हो तो डाक प्रभारी बनाने के लिए अलग से भर्ती करो। आप हमारे स्कूल में साफ सफाई करवाना चाहते हो तो हमारे बच्चों के जो शिक्षक है उनकी पढ़ाई न बिगड़े उसके लिए अलग से 4th ग्रेड के जो आप भर्ती कर रहे हो, तो प्राइमरी एजुकेशन में और अपर प्राइमरी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितने जरूरत होती है चतुर्थ श्रेणी की उनकी उसके अकॉर्डिंग जमा करो, भर्ती निकालो। भर्ती निकालना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ का हमारे इलाके का युवा पढ़ रहा है, हमारे इलाके का किसी भी समुदाय का व्यक्ति है नौकरी में जा रहा है, वो भी उनके आंखों में आ गया। क्या बोल रहा है? 35% की बाध्यता, 40% की बाध्यता। और हमारे बेरोजगार भाई भी है, उनको भी गुस्सा आ ही नहीं रहा है। क्या करें यार, गुस्सा करके हम खुद भी तो पढ़ाई नहीं कर रहे। एसटी का सोचता है तो एससी वाला देखता रहता है। अरे वो तो एसटी वाले उनके हितों की बात कर रहे हैं। एसटी और एससी अगर मिलकर के गलती से एक जाजम पे आ जाता है तो ओबीसी वाला फिर देखता रहता है। अरे अपने कहा या तो वो तो उनके, अपने तो यहाँ पे अधिकार ही नहीं है, उनके लिए बात हो रही है। अरे मेरे साथियों, हम सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज देश का एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अंदर हमारे इलाके को आर्टिकल 244(1) के अंदर स्पेशल रखा है। क्यों रखा है? अरे भारत का पूरा संविधान था, फिर अलग से आर्टिकल 244 में इस इलाके को रखने का क्या मतलब था? ये हम सबको समझने की जरूरत है। इस इलाके को विशेष प्रावधान मिले हुए, विशेषाधिकार मिले हुए, लेकिन विशेषाधिकार की तो छोड़ो, हम तो रोज ये सोच करके दिन निकालते जा रहे हैं जैसे तैसे आज का दिन तो निकला। मारे कितना दाड़ा जीवड़ो हमारे उस इलाके में। हम अगर ऐसी बात करते हैं तो बड़े बड़े कुछ बुजुर्ग लोग, किसी को तो एकदम से गुस्सा आ जाता है ना, कुछ तो यूं कहता मारे कितना दाड़ा जीवड़ो, हमारे निकलेगी जिंदगी। अरे मेरे भाइयों, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज पुरखे भी अगर ये सोच लेते कि मुझे कितने दिन जीना है, मैं अगली पीढ़ी के लिए क्यों संघर्ष करूं, तो आज हम लोग ये बैठ करके सभाएं कर पा रहे, ये सभाएं नहीं कर पाते। बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद नहीं कर पाते, ज्योतिबा फुले जी को याद नहीं कर पाते, बिरसा मुंडा जी को याद नहीं कर पाते। अगर हमारे
पूर्वजपुर के इस तरह से चुप बैठ जाते। सबने अपना अपना योगदान दिया। थोड़ा सा विचार कर लो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। आज हमारी जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी ये जिज्ञासा रख रही है क्या कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगे तो हर दिन क्या क्या हुआ होगा संविधान तैयार किया तो? ऐसा जानने की ललक है कि हमारे बच्चों में, हमारे इस इलाके के अंदर किसी भी वर्ग के अंदर ये चीज है क्या, जिज्ञासा है क्या? अरे वहां तक, उस जिज्ञासा तक पहुंचने के लिए एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, और वो क्वालिटी एजुकेशन सरकारें दे ही नहीं रही है और उसके खिलाफ हम लोग आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को खत्म करने को लेकर के बात हो रही है। तो हम सबको पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया, उनके साथ में जयपाल सिंह जी मुंडा जी ने जो संघर्ष किया, कंटिया भील बिरसा मुंडा जी ने जो संघर्ष किया, कालीबाई कलासुआ जी ने जो संघर्ष किया, उनको याद करते हुए पुनः हमको उठ खड़ा होना होगा। और बेरोजगार साथियों को, जो आप 35% 40% की बाध्यता हो जाने के बाद भी चुप बैठे हो, तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप कम से कम, वैसे नौकरी तो लग ही नहीं रहे फालतू में, हम क्यों चुप बैठे? अरे क्यों ना हम हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जो 35% 40% की बाध्यता है उसकी पाबंदी नहीं हो, इसके लिए उठ करके संघर्ष करें। इस संघर्ष में थोड़े बहुत मुकदमे हो भी जाए तो परवाह नहीं करें, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आज हम सब लोग बाबा साहब की जीवनी को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ये संकल्प हम लेवे। यहाँ पर हमने तो समझा ही समझा है, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों, आदर्शों को आम जन तक पहुंचाए, उनके संघर्षों को आम जन तक पहुंचाए। उन्होंने क्या पढ़ाई की, उनका जीवन में संविधान बनाने में क्या योगदान रहा, ये हमारे घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। और हमारे हकों और अधिकारों के साथ कहीं खिलवाड़ होता है, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। बाकी दिमागी दिवालियापन हमारे एरिया के अंदर करने के लिए तो बहुत सारे पोंगे अभी लगे हुए हैं। अभी हर जगह स्टार्ट हो जाएगा। आपके यहाँ होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ मटकियों में पानी भर भर के उठा करके ढूंढने का काम करवाएंगे। आपके इधर भी होता तो होगा ऐसा, वो चालू करवा देंगे। अब वो, उनको पता है कि सामने जनगणना आ रही है तो हमारे लोगों को किस तरह से उस तरफ ले जाना है। हम सबको आने वाली जो जनगणना है, इस जनगणना में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा भील बाहुल्य लोग हैं। हम, कोई कह देता है आप कौन से हो, तो हम तो मीणा है। उधर चले जाते हमारे उधर तो बहुत सारे बोलते हम तो उजड़ा मीणा है। इधर दरियावत के आगे चले जाते हैं तो रावत मीणा है, और उधर चले जाते हैं तो ठाकुर मीणा है। पता नहीं कौन कौन से हो गए। उधर मध्य प्रदेश चले जाते हैं, भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया, इस तरह से आपस में टुकड़ों में बंटवा करके आपस में लड़ाइयां हैं। तो हमको पूरे देश के अंदर जहां जहां भील बाहुल्य इलाका है, सबको भील लिखवाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। हमारी बोली क्या है, हमको भीली लिखवाने में डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है। और सबसे ज्यादा पूजा पद्धति का मामला है, तो पूजा पद्धति में हम डर के मारे, शर्म के मारे कैसे बोल दे, ये सोच करके बोल देते हैं हाँ हिंदू है। वो सामने वाला जनगणना करने वाला ही बोल देता है आप हिंदू हो, हाँ है, खोपड़ी हिला देते। ऐसे बोलते ही हमको विरोध करते हुए बोलना है गलत। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, ईसाई कोड,
ये कोड उन लोगों के लिए लागू है जो कहीं ना कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं, दूसरे देश की धरती से इस धरती पर आकर के विराजमान हुए। हम तो इसी मिट्टी के हैं, हमारे बाप दादा इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमारे वंश को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हम वो लोग हैं, ट्राइब लोग हैं, मूल बीज लोग हैं, मूल वतनी है। ये बात हमको बोलनी है तो धर्म कॉलम में क्या लिखे? ट्राइब, आदिवासी, प्रकृति पूजक। ये हमको खुल करके बोलना पड़ेगा। हम क्या है शर्म के मारे आगे पीछे हो जाते हैं। अरे साथियों, अभी हमको जो कोई सरकारी फायदे मिल भी रहे हैं तो ये 1931 के आधार पे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1931 में हमारी जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे हमारा अभी तक मामला चल रहा है। अब इस बार हमको ये गलतियां नहीं करनी है। भील, भीली और हमारा ट्राइब, आदिवासी, प्रकृति पूजक, ये बातें हमको गांठ बांध करके रखनी है, हमारे लोगों को जगाना है। ये हम सबको समझने की जरूरत है। आज हम बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं। पानी पीने को लेकर के लड़ाई थी, महाड़ आंदोलन छेड़ा था, उस महाड़ आंदोलन को भी हमको समझने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको आज सबक लेने की जरूरत है। मुझे आज यहाँ पर आप सभी साथियों ने आमंत्रित किया, पूरे प्रतापगढ़ जिले की ओर से आप सभी का हार्दिक जोहार, आभार करता हूँ। और आपने मुझे इतनी देर सुना, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आई होगी। आप उसको आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे आदर्श मानते हुए उनके आदर्श और उनके सिद्धांतों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है कि बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन आदर्शों और सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग हमारे गांव, घर, परिवार में कभी ढोंगी बन करके आ जाते हैं तो लात मार के भगाने में भी पीछे नहीं हटना है। सीधा सच कह रहा हूं मैं। ऐसे ढोंगी बन करके आते हैं हमारे बीच में। अभी हमारे बिरसा मुंडा जी को भी क्या नाम दे करके ढोंगी बन करके आए थे, हमने जवाब नहीं दिया। इस वजह से हमारी दिक्कतें खड़ी हो रही है। बिरसा मुंडा जी को एक दिन नाम तक नहीं लेते थे, आज हमको क्या क्या करके कौन सा पुरुष बोला था वो मैं बोलने में तो बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। आज का हमारा जो उद्देश्य है कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम का उद्देश्यहीन न हो, इसके लिए मैं आपको इशारे से बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों से सावधान रहे। एक चीज और, हमारे इलाके के अंदर एक पुरानी पार्टी है, उसको बोलते हैं कि वही हमारी माई बाप है, वो हमारी असली उद्धारक है। तो इतना सा पता कर लेना, आदिवासी धर्म कॉलम खत्म करवाने का काम कौन सी पार्टी ने किया था? आदिवासी धर्म कॉलम खत्म करवाने का काम कौन सी पार्टी ने किया था और क्यों किया? वो चाहते थे कि इनका कॉलम खत्म हो जाएगा तो इनकी पहचान खत्म हो जाएगी, और उसको हम माई बाप मानना चाहिए क्या? कैसे हमारे हितैषी हो सकती है? कैसे हमारी उद्धारक हो सकती है? जो हमारे हक अधिकारों के साथ, हमारे आरक्षण के साथ, हमारे पहचान के साथ खिलवाड़ करती है, हमको मिटाने की साजिश करती है, उनको जड़ से खत्म करने का वक्त आ चुका है। यही हमारी असली आजादी का आंदोलन है। हमारे पूर्वज पुरखों ने लैट, गोपण, तीर, धनुष, इनसे लड़ाई लड़ी। उनको जितनी बलिदानी देनी थी उस समय में उस तरीके से बलिदानी दे दी, लेकिन हमारे लिए वो कलम की ताकत छोड़ करके गए। हमको कलम की ताकत और दिमाग की ताकत से लड़ने की जरूरत है। आज के समय में तीर, गोफन, ये चीज उठा करके लड़ने जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। हमारे पास वक्त है, कागज और कलम की ताकत और दिमाग से हम लड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश,
जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय।